के दिन दहेज केस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की तो यहाँ पर आके बात रुक सी जाती है। पति चाहता है कि मैं मेंटेनेंस ना दूं और पत्नी चाहती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस मिले। अगर पत्नी के अनुसार अगर बातें हो रही है, अगर उसको मेंटेनेंस मिल रहा है तो पत्नी ये चाहेगी कि केस लंबा चले और धीरे धीरे चले, क्योंकि उसको ये लगने लगेगा कि अब उसी के अकॉर्डिंग काम होने लग गया है और उसका पति अब झुकने लगेगा और वो लास्ट में झुकता भी है और उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है। अगर स्थिति उल्टी पड़ जाती है, अगर वो मेंटेनेंस नहीं देता है या कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि मेंटेनेंस नहीं बनता है, तो ऐसे में जो वाइफ होती है वो गिव अप करने की सोचती है, सेटल करने की सोचती है कि अब तो उसका गेम उल्टा पड़ गया है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलता है। तो आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में कि किस प्रकार से कैसे एक पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है और कैसे एक पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है, और इसमें मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग जितनी भी सेक्शंस बनते हैं, जो भी प्रावधान बनते हैं, आज हम उन सब की बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एडवोकेट यतेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस की कि मेंटेनेंस कैसे एक पति देने से बच सकता है। अगर हम बात करते हैं एक सेक्शन की जिसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है, सेक्शन 125 सीआरपीसी सब क्लोज 4 में, कि मेंटेनेंस कैसे देने से बच सकते हैं, कैसे नहीं दिया जाता है। ये खाली सिर्फ एक सिंगल सेक्शन यही है, सीआरपीसी 125 सब क्लोज 4 में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि कैसे नहीं दे सकते हैं। उसमें तीन बातों का वाइफ का मिल जाना या पति का मिल जाना जरूरी होता है, जिस तरीके से एक पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है। अगर पति को ये लग जाए कि उसकी वाइफ कोई अडल्टरी कर रही है, तो उसमें भी पति को मेंटेनेंस देने से बचाया जा सकता है। अडल्टरी मीन्स वो किसी के साथ रह रही है, किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो उस स्थिति में एक पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। दूसरी बात है, अगर वाइफ अपनी मर्जी से ससुराल छोड़कर वो अपने मायके में जाके रहने लग गई है अपनी मर्जी से, तो ऐसी स्थिति में भी एक पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तीसरा पॉइंट ये है, अगर पति और पत्नी ने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ है या अपनी मर्जी से, दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रहना बंद कर दिया, या वो कहीं पे भी रहे, या वो ससुराल में रहे या कहीं पर भी रहे और अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रहना बंद कर दिया, वो कहीं पे भी रहे, तो ऐसी स्थिति में भी एक पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। बस इस सेक्शन में 125 सीआरपीसी के सब क्लोज 4 में बस इतना ही लिखा हुआ है। बाकी के सारे जो हैं, वो जितने भी केस होते हैं मेंटेनेंस के इसी के रिगार्डिंग, उनमें सारे जजमेंट होते हैं। जो जज साहब होते हैं उनमें सिर्फ जजमेंट देते हैं, उन्हीं के आधार पर जो केसेस हैं वो चल सकते हैं। चाहे तो पत्नी और सारे भी केस करके ना वो मेंटेनेंस का दावा कर सकती है, कोई भी डिवोर्स केस में भी वो मेंटेनेंस का दावा कर सकती है, सीआरपीसी 125 में भी वो मेंटेनेंस ले सकती है, या कोई भी ऐसा कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, या सेक्शन 9 का चल रहा हो, डीएमसी के केस चल रहा हो, तो ऐसा कोई भी केस चल रहा हो तो वो उसमें मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। सिर्फ सेक्शन 125 के सब क्लोज 4 में ही बस इतना लिखा हुआ है कि वो 3 प्रकार से मेंटेनेंस से बच सकता है। अब हम बात करते हैं जैसे कि थर्ड पॉइंट की, कि एक पति किस तरीके से अपना बैंक बैलेंस वो उसमें खाली दिखाकर कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, कि मैं इतना काबिल नहीं हूं कि मैं अपनी पत्नी को प्रति मासिक इतना पैसा उसको मासिक खर्च के लिए मैं दे सकूं, तो आप अपने बैंक में जो जमा राशि होती है उसी को या तो किसी अपने जान पहचान के या रिश्तेदार में या किसी को भी आप ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि बैंक भी जब आपकी स्टेटमेंट ली जाए बैंक से तो उसमें यह भी साबित ना हो सके कि आपके पास इतना पैसा है। या दूसरी बात, अगर आपके पास कोई ऐसा व्हीकल हो, कोई बाइक कार स्कूटी कोई भी व्हीकल हो, तो कोशिश कीजिए
कि वो गाड़ी या बाइक कार जो भी दुपहिया वाहन या चार पहिया वाहन आपके पास आपके नाम से जो भी रजिस्टर्ड है, आप उसको भी किसी यारे प्यारे रिश्तेदार या दोस्त के नाम करवा दीजिए, ताकि वो ये इस चीज में भी प्रूफ ना कर सके कि आप एलिजिबल हैं, कि मेंटेनेंस दे सके, कि आप उतने पैसे वाले हैं, या कोई ऐसी चीज हो जिससे ये लगे कि आपके पास पैसा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर मान लीजिए कोई आप ऐसा LIC प्रीमियम ले रखा है, या कोई भी आपने कोई ऐसी पॉलिसी ले रखी है जिससे ये जाहिर हो कि आप प्रति मासिक इतना पैसा सेव कर रहे हैं, या आपने जैसे भी करके ना वो कर रखा है, तो अगर ऐसा कर रखा है तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप उन चीजों को बंद कर दीजिए, बंद मत कीजिए, परंतु ऐसा कीजिए कि जिस प्रकार से अगर आप प्रति मासिक उसका वहन करते हो या उस मासिक शुल्क देते हो जितना भी, तो आप अपने किसी दोस्त के जरिए उसमें पैसे डलवाने की कोशिश कीजिए, ताकि उसमें भी ये प्रूफ ना हो सके कि आप इसका पैसा दे रहे हो या इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो। तो इससे ये साबित होगा कि आपके पास पैसा नहीं है और आप किसी दोस्त के जरिए इन चीजों को वहन करवा रहे हो। अगर आपके नाम, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं, अगर आपके नाम कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि दादालाई प्रॉपर्टी हो या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हो, तो उसमें भी ये दिखाने की कोशिश कीजिए कि ये मेरी दादालाई प्रॉपर्टी है। और वैसे दादालाई प्रॉपर्टी में या जो पति के नाम से जो प्रॉपर्टी होती है, उसमें पत्नी का कोई भी राइट नहीं बनता है कि वो उस हिसाब से बोल दे कि इसके पास इतनी जमीन है तो उसमें मुझे मेंटेनेंस चाहिए। अगर मान लीजिए पति की अकस्मात कोई अकाल मृत्यु हो जाती है और वो बिना किसी विल के मर जाता है, उसने कोई भी विल नहीं करवाई, तो उसमें पत्नी का राइट बन जाता है। अगर वो विल करवा के मरता है तो उसमें वो जो विल करवाता है कि मेरी पत्नी को ये जमीन जायदाद नहीं मिलनी चाहिए, या जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है उसमें पत्नी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में पत्नी का कोई राइट नहीं बनता है कि वो अपने पति से किसी भी प्रकार की मेंटेनेंस या ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी में कोई भी अपना राइट नहीं दिखा सकती। जो भी पति के जो उसके बच्चे होते हैं, उसके चिल्ड्रंस होते हैं, उसको वो राइट चला जाता है कि वो उसके थ्रू वो चीज करवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने अपने आप को, अगर जैसे कि मान लीजिए आपके जो पेरेंट्स हैं वो या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या उनके पास कोई ऐसा आय का साधन है जिससे कि वो प्रत्येक माह आप उनके अकाउंट में पैसा आता है, तो आप ऐसे केस में करिए कि आप उनसे या तो बेदखल होने का हम चीज करवाते हैं, पब्लिकेशन करवाते हैं, या उनसे हम बोलेंगे कि वैसे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मतलब बेदखली का ये चीज करवाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत रेयर केस में होता है। आपको सिर्फ यही दिखाना चाहिए, अगर ऐसा केस बनता है तो आपको यही दिखाना चाहिए कि मेरी पत्नी झगड़ालू का स्वभाव होने के कारण मैं इसी घर में तो रहता हूं, लेकिन मैं अपना खाना, अपना रहना, अपना प्रत्येक चीज मैं अपने बेस पर करता हूं, जिससे कि मेरी पत्नी और मेरे पेरेंट्स में कुछ इस तरह की बातें ना हो, इसलिए मैं उनसे अलग रहता हूं। बेदखली का बहुत रेयर चांसेस होता है, उसको बहुत कम यूज करना चाहिए। अगर मान लीजिए, दूसरा पॉइंट ये आता है, अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स नहीं कमा रहे हो, और तो आपको उन चीजों को कैसे दिखाना है? आपको यही दिखाना है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी मेरी लाइबिलिटीज है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपनी पत्नी के साथ रहते हुए भी मैं अपने पेरेंट्स का भरण पोषण करना पड़ता है मुझे, मेरी उनकी जिम्मेदारी है, उनका रहना, खाना पीना, कपड़े वगैरह प्रत्येक चीज का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। उन सब चीजों का हवाला आप उनके बिल्स वगैरह जो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इतने इकट्ठे किए हैं और इतना आप खर्चा दिखा सकते हो, और आपको ये साबित कर दो कोर्ट में कि हाँ मुझे इनका खर्चा वहन करना पड़ता है, तो मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं प्रत्येक माह अपनी पत्नी को मासिक खर्च दे सकूं। अब जब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्रॉस केस में हम कैसे करें। क्रॉस केस में कई बार क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लो कि पत्नी ने तो हमारे खिलाफ केस डाल ही रखा है, आप जो हस्बैंड की जो मदर है, जो सिस्टर है, आप उनकी तरफ से भी केस डलवाइए आप अपनी पत्नी पर कि ये
मुझे भी इनसे मेंटेनेंस चाहिए कि आपकी पत्नी पढ़ी लिखी हुई है, ज्यादा पढ़ी हुई है, या वो कहीं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या किसी भी प्रकार से अगर वो ये दिखा, आप ये साबित कर सकते हो कि वो सैलरीड है, आप उनकी प्रत्येक माह वो सैलरी आती है या इतना पैसा उसको प्रत्येक माह मिलता है, तो ऐसे में आप कोशिश कीजिए कि उनके खिलाफ भी ये चीज कर दीजिए, केस कर दीजिए कि मुझे भी मेंटेनेंस चाहिए। परंतु इस केस में होता क्या है दोस्तों कि जब हम पत्नी के खिलाफ मेंटेनेंस का केस करते हैं तो उसमें जज साहब ये चीजें अलाउ नहीं करते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के लिए चीजें पॉसिबल नहीं है। जज साहब का ये मानना है, वो कहते हैं कि भाई ये चीज मैं नहीं मान सकता, ये झूठी केस है। तो आप अगर उसी केस में उसी कोर्ट में और सेम केस करेंगे तो जज साहब को एक बार तो ये लगने लगेगा, जरूर लगेगा कि भाई पति ने भी इसके खिलाफ केस किया हुआ है और पत्नी ने भी इसके खिलाफ केस किया हुआ है, तो कहीं ना कोई तो मिस्टेक हो रही है, ताकि जो मैटर है वो मेंटेनेंस वाला जो कहीं ना कहीं तो जाके सॉर्ट आउट हो। जब फाइनल ऑर्डर निकलता है ना, उस बात में ये छोटी छोटी बातें होती हैं, वो कहते हैं ना कि छोटे छोटे धागों से एक रस्सी बन जाती है, तो उसी प्रकार जब छोटे छोटे जजमेंट, छोटी छोटी जब बातें होंगी ना, तो वो एक बड़ा, जब जजमेंट बनता है ना तो एक बड़ा सेंटेंस बन जाता है, बड़ी बात बन जाती है उस चीज के लिए। इनकम एफिडेविट की क्या होता है कि कहीं किसी किसी स्टेट में इनकम एफिडेविट चलता है। इनकम एफिडेविट होता क्या है? इनकम एफिडेविट में पति को भी और पत्नी को भी, ये दोनों को ये चीज दर्शानी पड़ती है कि हमारी मासिक इनकम कितनी है, हमारे घर में क्या क्या चीज है, हमारा घर है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान कैसे हैं, फर्नीचर का सामान कैसा है, जो हम चीजें डेली यूज में जो चीज यूज कर रहे हैं वो किस प्रकार की है, किस लेवल की है, हमारी जो रसोई है वो कैसी है, उसमें जो फ्रिज कूलर टीवी जो भी कुछ घर में चीज होती है, हम फोन कैसा यूज कर रहे हैं, तो वो उस प्रत्येक चीज का उसमें एक वो फॉर्म सा होता है, उसमें टिक करना होता है। तो उससे ये पता लग जाता है कि आपकी इनकम किस प्रकार की है, किस लेवल की इनकम है, तो ये इनकम सर्टिफिकेट होता है। और एक चीज दूसरी कि अगर पति ये दिखा दे कि मैं तो लोन से काम अपना जैसे तैसे करके चला रहा हूं, तो आप कोशिश कीजिए कि कोई लोन दिखाएं, कि लोन दिखाने से ये होगा कि मैं अपना जो जीवन है वो लोन पर निर्भर है, वो मैं जैसे तैसे करके ना मैं अपना लोन से अपना जीवन यापन कर रहा हूं, अपने माँ बाप का, अपने छोटे भाई बहन का, प्रत्येक का मैं, मेरी ही जिम्मेदारी है, उनके उनका जीवन भी मेरे ही आधार पर उनका चल रहा है, तो उनकी सबकी जिम्मेदारी मुझे खुद उठानी पड़ती है। अब हम बात करते हैं जैसे कि कई बार क्या होता है कि पत्नी अधिक पढ़ी लिखी होती है और वो कहीं ना कहीं काम करती होती है, और उस केस में क्या होता है कि दोस्तों कि वो कई बार पत्नी झूठ बोल देती है। अगर वो पढ़ी हुई है, ग्रेजुएट है वो, और वो बोल देती है कि मैं तो +2 पास हूं, तो ऐसे में अगर हमें ये पता है कि उसने इस यूनिवर्सिटी से, इस स्ट्रीम से, इस डिपार्टमेंट में इस चीज को लेकर ना उसने ग्रेजुएशन की है, तो हम सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत उसको नोटिस भेजकर उस यूनिवर्सिटी को, उस संस्था को हम कोर्ट में बुला के ना और ये चीज साबित कर सकते हैं कि सर ये इतनी पढ़ी लिखी हुई है, जो वो झूठ बोल रही है उसको सेक्शन 340 सीआरपीसी के तहत हम उसको झूठा साबित कर सकते हैं, और सेक्शन 91 के तहत सीआरपीसी के तहत हम उस संस्थान को हम कोर्ट में बुला सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो बाप की जो प्रॉपर्टी होती है, जो पिताजी की जो प्रॉपर्टी होती है, उसमें लड़के को भी उतना ही हिस्सा मिलता है और लड़की को भी उतना ही हिस्सा मिलता है। अगर आपकी वाइफ को हिस्सा मिला हुआ है और उसने अपना हिस्सा अपने भाई को या अपने माँ बाप को या कहीं पे भी उसने दे रखा है, तो ऐसे में भी आप कोर्ट में इस चीज को इस तरीके से बोलिए ताकि उनको कोर्ट में भी जज साहब को ये लगे कि सर इनके पास अपने मायके की जमीन है और इन्होंने अपनी जमीन है वो दान में दे रखी है, और ये इतनी दानवीर होने होती है और वो ऐसा दिखाती है कि हम दानवीर हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं कि सर ये इतनी दानवीर है तो मुझसे मेंटेनेंस की डिमांड ये क्यों कर रही है। अगर पत्नी की कोई भी इनकम है, किसी भी प्रकार की इनकम है, तो आप उस इनकम को भी दिखाइए।
ताकि उसमें ये पता लग जाए कि पत्नी के पास इतनी इनकम होने के बावजूद भी मेरे से ये मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है। आप अपनी इनकम कोशिश कीजिए कि जितने भी आपके जो बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन बनते हैं आप उनको मत करिए, कोशिश करिए उनको कैश करिए, या आपका जो भी बैलेंस है उसको कैश में रखिए, बैंक में मत रखिए या किसी दूसरे के अकाउंट में रखिए। तो इन चीजों का अगर आप करोगे तो आपको ये लग जाएगा, कोर्ट को भी ये लगेगा कि रियली में ही आपके पास उतना पैसा नहीं है और आप कहीं ना कहीं जाकर आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। तो यही कुछ प्रकार की ऐसी ही बातें होती हैं इन डोमेस्टिक वायलेंस में, जो घरेलू झगड़े होते हैं, ये छोटी छोटी बातों को लेकर ना बिगड़ जाते हैं। अगला पॉइंट आता है कि हम अपील में भी जा सकते हैं। अगर जैसे मान लो नीचे की कोर्ट ने कोई डिसीजन ले लिया और वो आपको फेवर में नहीं, आपके अगेंस्ट में जा रखा है, तो आप नीचे की कोर्ट से उठ के ना आप सेशन कोर्ट में भी जा सकते हो, आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, या ऊपर की जो भी कोर्ट है आप उपली अदालत में भी जा सकते हो, उसमें कोई भी आपको नहीं रोक सकता। आप अपील के लिए आप जा सकते हो और जो भी पीछे जो मेंटेनेंस के लिए जो भी ऑर्डर किए गए हैं, या तो उनमें अगर हायर कोर्ट को लगेगा कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है तो वो जरूर आपकी बात सुनेंगी और उसमें जरूर अमेंडमेंट होगा। अगर ज्यादा मेंटेनेंस बांध दिया है तो वो मेंटेनेंस कम भी कर दिया जाएगा या खत्म भी कर दिया जाएगा। वो हायर कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का क्या फैसला लेता है। अगला पॉइंट ये आता है कि जैसे कि जब आप कोर्ट में जाते हो तो कभी भी आप इतने चमकीले कपड़े या कुछ इस तरह के या कीमती कॉस्टली इस तरीके के कपड़े या फोन, अंगूठी, चेन, इतना अपने आप को मत दिखाइए कि जज साहब को आपको देखने मात्र से भी ये लग जाए कि इस आदमी के पास वो सारी चीजें अवेलेबल है, सिर्फ इसने जो एप्लीकेशन में जो चीजें लिखी वो सारी की सारी झूठी है। तो आप कोशिश कीजिए कि कोर्ट में कोई भी शार्पनेस ना करें, बिल्कुल साधारण तरीके से नॉर्मल कपड़े पहन के जाएं, हल्का सा बिल्कुल मान के चलो कि बहुत कम पैसों का मोबाइल लेके जाएं और कोशिश कीजिए कोर्ट में कम से कम बोलने, आप अपने वकील साहब को ही बोलने दें। आपके वकील साहब आपकी बात को इस तरीके से रखेंगे कि उसका एक वजूद बनेगा। जज साहब जब फाइनल ऑर्डर तैयार करेंगे तो उस पे उन बातों का मतलब निकलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि कोई भी ऐसी हरकत ना करें, या आप बहुत कम बोलना चाहिए, ऐसे कपड़े मत पहनना, कोई बड़ा मोबाइल मत दिखाना, तो ऐसी कोई भी चीजें वो मत दिखाना ताकि जज साहब को ये लगे कि भाई ये झूठ बोल रहा है और मेंटेनेंस देना नहीं चाहता, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।